हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कि बीए प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए रहने वाला है और सभी सेमेस्टर में काम आएगा। मतलब कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है और आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक नॉलेज हो जाएगी, मतलब जो भी सब्जेक्ट के अंदर पूछा जाता है एक नॉलेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देख लें। आगे बात करें, फ्री पीडीएफ नोट्स तथा टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। क्लव स्नातक वन नाम है। और जो यूनिट्स मैंने बनाई हुई हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, इसको आप जरूर देख के जाना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार 3 हो जाते हैं। नए नए क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब उन नए क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, हैंडल करना है, तो आपको यूनिट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, यूनिट को जरूर देख के जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में पिन कर देंगे हम, प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। ठीक है, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि अपना है एग्जामिन हाउ अ नोवेल डिपिक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो नॉवेल्स होती हैं वो कैसे सोसाइटी की हार्श रियलिटीज को शो करते हैं, आपको ये बताना है। समझ गए। आगे बात करें, देखो ये आपको पता होना चाहिए, जो नॉवेल्स होती है ना, इसको अक्सर सोसाइटी का मिरर कंसीडर करा जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी की सच्चाई जो है नॉवेल के थ्रू बताई जाती है। क्योंकि ये जो है लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ, कल्चर, वैल्यूज को क्या करता है भाई, बट दिखाता है कि पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, पर्टिकुलर जगह पर लोग कैसे रहते थे, क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, ये सब हमको पता चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्रू रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस नोवेलिस्ट प्रेजेंट द हार्श रियलिटीज ऑफ सोसाइटी एंड हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो भाई जो नॉवेलिस्ट होता है वो क्या करता है, रियल कैरेक्टर्स का यूज करता है ना, सिचुएशंस को शो करता है वहां पर, ताकि जो है उस टाइम के में क्या क्या चैलेंजेस फेस करे लोगों ने, सोसाइटी में क्या क्या होता है ना, ये हमको पता चल जाए। रीडर होता है, समझ रहे हो, कि जो ऑर्डिनरी पीपल होता है वो किस किस प्रकार की परेशानी झेलता है। तो करेक्टर्स के थ्रू अलग अलग सिचुएशन प्रेजेंट करके जो है हमको नॉवेल्स के थ्रू समझाया जाता है सोसाइटी में क्या चल रहा है आखिरकार। आगे चलो भाई। अब यहाँ पर हम जो है, ये इंट्रोडक्शन था, यहाँ से मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। डिपिक्शन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो वन ऑफ द मेन वेज अ नोवेल डिपिक्ट्स harsh realities is by portraying social issues such as poverty, unemployment, exploitation and caste discrimination, जेंडर इनइक्वालिटी एंड करप्शन। तो सबसे पहला जो तरीका होता है नोवेल का, कि भाई हमें हार्श रियलिटी दिखाए, वो क्या करती है भाई नोवेल, सोशल इश्यूज जितने भी है ना उसको पोर्ट्रे कर देती है अपनी नोवेल के अंदर, ताकि रीडर पढ़े और उसको समझ आए कि हाँ सोसाइटी के अंदर ये सब प्रॉब्लम है। एंड दीज प्रॉब्लम्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड रिवेल द इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो कैरेक्टर्स जो नोवेल के अंदर यूज होते हैं ना, तो वो इन सब परेशानी से जूझ रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियलिस्टिक कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि रियल लाइफ में भी लोग जो है ये परेशानी झेल रहे हैं, जो कि सोसाइटी में प्रेजेंट है। बाय प्रेजेंटिंग सच इश्यूज नॉवेल्स मेक रीडर्स अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स है उनको किस किस प्रकार की डिफिकल्टीज आ रही है, वो नॉवेल्स जो है पढ़ के पता चल जाता है रीडर को। समझ रहे हो आप। आगे चलो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, जितना भी ह्यूमन है यहाँ पर, मतलब अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, है ना, वो किस प्रकार से सफर करते हैं, ये भी हमें नॉवेल्स के थ्रू दिखाया जाता है। देखो, तो नॉवेल्स ऑफन शो द सफरिंग कोज्ड बाय वॉर्स, फेमाइंस, मतलब अकाल वगैरह पड़ता है, माइग्रेशन, मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पॉलिटिकल रीजन से हुए हैं, ठीक है, एंड जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, इससे कैसे जो लोग हैं वो सफर करता है, ह्यूमन सफर करता है, उसके बारे में भी नॉवेल में बताया जाता है। ठीक है, एंड दे डिस्क्राइब हाउ ऑर्डिनरी पीपल लूज देयर होम्स, फैमिलीज एंड लाइवलीहुड्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। तो कोई भी डिफिकल्ट टाइम आता है तो कैसे जो ये लोग होते हैं ऑर्डिनरी, मतलब आम लोग जो है, कैसे उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी फैमिलीज को छोड़ना पड़ता है, और कैसे भाई अपना लाइवलीहुड जिससे वो कमा खा रहे हैं वो उनको छोड़ना पड़ता है। समझ रहे हो आप। एंड सर्च पोर्ट्रेल्स हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द इमोशनल एंड फिजिकल पेन एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल इन रियलिटी है, रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में लोग किस प्रकार से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना, किस प्रकार से उनको इमोशनल फिजिकल पेन हो रहा है, ये हमें पता चलता है किससे, नॉवेल्स को पढ़ कर रीडर समझ पाता है। समझ रहे हो आप। आगे चलो। रिफ्लेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। जो हिस्टोरिकल और जो पॉलिटिकल कंडीशंस है ना, उसका रिफ्लेक्शन है नोवेल। ध्यान सुनो। तो मैनी नोवेल्स आर सेट अगेंस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पॉलिटिकल चेंज। जैसे कि देखो भाई, ये रिवेल करती है नोवेल कि कैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, कैसे उनका जो कॉलोनियल रूल है,
जो सोशल मूवमेंट है और जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो रिलीजन को लेकर हो, है ना, वो कैसे लोगों की लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। आपने सुना होगा पार्टीशन के बारे में। पार्टीशन तो हुआ, पार्टीशन तो हुआ, लेकिन सफर किसने करा? पॉलिटिकल लीडर्स ने नहीं, सफर करा आम लोगों ने, आपको पता है। तो जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हुई हैं, वो सब में आम जो लोग होते हैं, जो लोगों की लाइफ होती है, वही अफेक्ट होती है। तो थ्रू फिक्शनल नरेटिव्स रीडर्स गेन इनसाइट इनटू द रियलिटीज ऑफ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड, कि पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड जो गया है, जो हुआ था उसमें, मतलब पर्टिकुलर टाइम में, कि वहां पर क्या क्या हुआ है ना, उस टाइम पर क्या क्या हुआ था, वो उसको इंसाइट मिल जाता है उस टाइम के। कैसे मिल जाते हैं? फिक्शनल नरेटिव से, जो कि नॉवेलिस्ट यूज करते हैं। समझ रहे हो आप? आगे चलो। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो नॉवेल्स अक्सर क्या करती है भाई, एक इमोशनल टच जो है हमको देने की कोशिश करती है, ताकि जो रीडर है वो इमोशनली कनेक्ट हो जाए। तो नोवेल नॉट ओनली प्रेजेंट्स एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो एक्सप्लोर द इनर फीलिंग्स ऑफ करेक्टर। जो करेक्टर्स वो यूज करे नॉवेल्स के अंदर, वो अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हमको नॉवेल्स बताती है। और ये करेक्टर्स बेसिकली बेस्ड होते हैं रियलिटीज पर, ये आपको ध्यान रखना। तो फियर, लोनलीनेस, ग्रीफ, फ्रस्ट्रेशन, होप एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो लोगों के बंद भाई जो डर है, अकेलापन है, दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, एक आशा है, एक डिटर्मिनेशन कि हाँ मैं कुछ कर लूंगा, तो ये रियलिस्टिक मैनर में शो कर जाते हैं थ्रू नोवेल कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड दिस इमोशनल डेप्थ हेल्प्स रीडर्स कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ सोशल रियलिटीज। कि भाई जो रीडर होता है वो कनेक्ट कर जाता है इन कैरेक्टर्स के साथ, क्योंकि कैरेक्टर्स बिल्कुल इमोशनली प्रेजेंट करे जाते हैं, तो इमोशनली कनेक्शन बन जाता है। तो हमें समझ आता है कि ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या है ना, द इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ सोशल रियलिटीज, मतलब ह्यूमन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन सोशल रियलिटीज का, जो अक्सर किसी को नहीं दिखती है। आगे चलो। क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी है उसको कैसे क्रिटिसाइज करा जाता है ना, ये भी नोवेल हमें बताती है, मतलब कि सोसाइटी को क्रिटिसाइज भी करती है नोवेल। तो नोवेलिस्ट ऑफन यूज देयर वर्क टू क्रिटिसाइज सोशल एविल्स। सोशल एविल्स वो होते हैं जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, समाज को खराब कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सोशल एविल्स। और सोशल एविल्स में सब आ जाता है, वो पुरानी खैरात की बातें, है ना, डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है कास्ट वगैरह को लेकर, वो सब आ जाता है। ये सब सोशल एविल्स है। एंड अनजस्ट सिस्टम, अनजस्ट सिस्टम है जो कि ठीक नहीं है वहां पर रहने वाले लोगों के लिए। तो बाय एक्सपोजिंग द फ्लॉज ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में क्या क्या कमी है उसको एक्सपोज करा जाता है। दे एनकरेज रीडर्स टू थिंक क्रिटिकली एंड सपोर्ट पॉजिटिव चेंज। कि भाई जो रीडर्स को यहाँ पर बोला जाता है, एनकरेज करा जाता है कि वो क्रिटिकली सोचे और क्या करे भाई, सपोर्ट करे किसको? पॉजिटिव चेंज को। पॉजिटिव चेंज मतलब कि इन सोशल लेवल को खत्म करने की बात करी जाए। और इन दिस वे novels become powerful tools for social awareness and reform। समझ रहे हो? तो सोशल रिफॉर्म और सोशल अवेयरनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाती है नॉवेल्स। समझ आया आपको? ये ध्यान। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बता देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं आपकी यूनिट से एग्जाम्पल है ये, जो चमन नहल है, इनकी जो नॉवेल है आजादी, यहाँ पर ये पार्टीशन के टाइम पे लोगों ने कौन कौन सी परेशानियां झेली है ना, उस टाइम की हार्श रियलिटीज को शो करती है कि किस प्रकार से जो भाई पार्टीशन हुआ वहां पे वायलेंस हुआ, एंड लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, कम्युनल हेट्रेड हुई, मतलब धर्म को लेकर बहुत हेट्रेड फैली, और लोगों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। क्योंकि मान लो जो लोग पाकिस्तान में रहा करते थे, जब पाकिस्तान है, पहले तो इंडिया ही था ना, तो पहले जब आज पाकिस्तान वहां पे जो लोग रहा करते थे, अब उनको इधर आना पड़ा, या इधर से लोगों को पाकिस्तान साइड जाना पड़ा, तो उनकी जो आइडेंटिटी थी वो भी चली गई, ठीक है। तो इस लोगों ने सफर करा, तो सब ऑर्डिनरी लोगों ने सफर करा, ये हमको दिखाती है। पॉलिटिकल जो लीडर्स वगैरह वो सफर नहीं करते थे, आम लोगों ने सफर करा। तो ये हमको क्या, ये हार्श रियलिटीज किसने दिखाई? ये नॉवेल्स ने दिखाई, क्योंकि हमने तो पार्टीशन देखा नहीं है ना भाई, समझो, हमारी तो उम्र अभी कम है, हमने तो पार्टीशन देखा नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें नॉवेल्स के थ्रू पता चलता है कि हाँ भाई उस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ था। समझ रहे हो आप? ध्यान रखना है। तो थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाला काशीराम एंड हिज फैमिली, तो लाला काशीराम और उसकी फैमिली ने काफी सफर करा है भाई। ये पाकिस्तान साइड में रहते थे, फिर बाद में इंडिया में आए थे, ये जो आज इंडिया वहां पर आ गए थे। और रीडर्स विद दीज readers witness the tragic consequences of political decision on human life। तो ह्यूमन लाइफ में जो पॉलिटिकल डिसीजन का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके विटनेस हो पाते हैं, क्योंकि पढ़ के हम समझ पाते हैं। समझ रहे हो आप?
तो एग्जाम्पल आप लिखना बिल्कुल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Using textual examples from the novel Azadi, analyze the impact of partition on human relationships of love and friendships। हमें बताना है, हमें क्या लेना है, टेक्सचुअल एग्जांपल लेना है नोवेल आजादी से, मतलब नोवेल से नोवेल जो अपनी है आजादी, उसी से एग्जांपल्स ले चलना है और हमें बताना है कि जो पार्टीशन है उसका क्या इम्पैक्ट रहा ह्यूमन रिलेशनशिप पे, है ना। और ह्यूमन रिलेशनशिप कौन सी वाली, लव वाली और फ्रेंडशिप वाली। समझ आया आपको। इस पर क्या इम्पैक्ट बड़ा पार्टीशन का, आपको ये बताना है, तो ध्यान से आप सुनना। पहले बात करें इंट्रोडक्शन की, तो जो आजादी है ये चमन नहल जी ने लिखी है और 1947 की सबसे एक जो पार्टीशन पर बेस्ड सबसे बेस्ट नॉवल में कंसिडर करी जाती है। ये नॉवल है हमें दिखाती है कि भी कैसे पार्टीशन जो है ना, उसने कंट्री को ही डिवाइड नहीं करा बल्कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ रहे हो आप। फ्रेंडशिप, लव, ट्रस्ट एंड हार्मोनी जो थी कम्युनिटीज के बीच में, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सब के बीच में जो हेट्रेड फैल गई, जो पहले पीसफुली रहते थे ना भाई, वो डीपली अफेक्ट हो गई बाय पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिवीजन। क्योंकि जो डिवीजन हुआ आपको पता है वो बेस्ड हुआ था, रिलीजन बेस्ड था। वो जो डिवीजन हुआ वो रिलीजन बेस्ड था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो डिवीजन हुआ तो इसलिए डीपली अफेक्ट हुआ भाई, ये डिवीजन पार्टीशन हुआ तो इससे भाई सारी कम्युनिटी में हेट्रेड फैलना स्टार्ट हो गई। And through the experiences of various characters, Nahal shows the tragic impact of partition on personal relationship। तो यहाँ पर जो है हमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें यहाँ पर जो है जो करेक्टर्स का यूज यहाँ पर उन्होंने करा नॉवल के अंदर, यहाँ पर हमें बताते हैं नहल कि भाई किस प्रकार से पार्टीशन जो है पार्टीशन का इम्पैक्ट पड़ा पर्सनल रिलेशनशिप्स पर। समझ आया आपको। आगे देखो, अब इम्पैक्ट ऑन फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, one of the most one of the strongest examples is the friendship between लाला काशीराम एंड चौधरी बरकत अली। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखना। अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल लें फ्रेंडशिप का तो इन दोनों का जरूर लिया जाएगा भाई, क्योंकि ध्यान रखना है आपको, दोनों ही जो है काफी अच्छे दोस्त थे। पार्टीशन से पहले भाई जो है बहुत पीसफुली रहा करते थे, है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करा करते थे, और बजाय ये अलग अलग रिलीजन के भी हों। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बोथ एडमायर्ड महात्मा गांधी एंड बिलीव इन कम्युनल हार्मनी। ठीक है, मतलब कि दोनों ही भाई गांधी जी को बहुत मानते थे। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। और ये बिलीव करा करते थे कम्युनल हार्मोनी। कम्युनल हार्मोनी का मतलब होता है कि दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, मतलब हेटेड नहीं फैलाएंगे। ध्यान रखना है, भाईचारे वाली बात रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये पहले की बात थी। और सुनो, इवन आफ्टर पार्टीशन बरकत अली रिमेन्स लॉयल टू हिज फ्रेंड। देखो थोड़ा इसका जैसे डिवीजन हुआ ना, तो ये थोड़ा ना पाकिस्तान साइड पे जो पॉलिटिकल लीडर्स उनके सपोर्ट में था, फिर भी लेकिन जो है पार्टीशन जब होता है, बरकत अली जो है अपने फ्रेंड के लिए लॉयल रहा। मतलब किसके लिए, लाला काशीराम के लिए, जो कि एक मेन कैरेक्टर है आजादी नोवेल के अंदर, ये ध्यान रखो। और जो ये बरकत अली है इसने भाई हेल्प करी अर्जुन की, सूरज की, है ना, मधु के सर्च के लिए, क्योंकि खो गई थी पार्टीशन में, बहुत सारे लोग खो गए थे, कैरेक्टर्स है सारे। इसलिए अगर आपको डिटेल में जाना तो भाई आप सारी नोवेल की यूनिट्स में देख लो जो मैंने बनाई हुई है, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो ये अरुण सूरज की हेल्प करता है मधु को सर्च करने के लिए, एंड सपोर्ट्स लाला's फैमिली ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और जब डिफिकल्ट टाइम आया, क्योंकि उनको वहां से छोड़कर जाना पड़ रहा था, जो पाकिस्तान वाली साइड पे जहाँ पे रहा करते थे, अब उनको इधर आना था इंडिया वाली साइड पे। तो जो डिफिकल्ट टाइम्स में क्या कर रहा था, बरकत अली बहुत सपोर्ट इनको कर रहा था। और ये दिखाता है कि कैसे ट्रू फ्रेंडशिप जो है ना, वो पॉलिटिकल डिविजन्स के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। चलो ये तो देखो अच्छा एग्जांपल है ना, पार्टीशन के बाद भी फ्रेंडशिप बनी रही। आगे बताऊंगा, देखना किस प्रकार से जो पार्टीशन है वो अफेक्ट करता है। अब खुद सोचो, जो इनकी ट्रू फ्रेंडशिप थी, अब वो पार्टीशन के बाद तो ब्रेक हो गई ना एक तरीके से, वो वापस थोड़ी मिल पाएंगे। तो ये पहला इंपैक्ट रहा कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है ना, वो कैसे ब्रेक होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन एंड जो पार्टीशन होता है। However, their friendship is tested because the social and political environment around them become hostile, है ना भाई। तो भाई ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये टेस्ट हुई एक तरह से, क्योंकि जो सोशल और पॉलिटिकल आप कह सकते हो एनवायरनमेंट था ना, बिल्कुल हॉस्टाइल बन चुका था। मतलब एक दुश्मन वाला एनवायरनमेंट बन चुका था आसपास, शत्रु वाला, ये सब दुश्मन है भाई, क्या है, सब दुश्मन है। ये ध्यान आपको रखना है। आगे चलो, अनदर एग्जाम्पल इज अब्दुल घानी। यहाँ मजा आएगा। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है भाई अब्दुल घानी, जो कि एक हुक्का मेकर है, ध्यान रखना है।
तो अर्लियर ही हैड फ्रेंडली रिलेशन विद लाला काशीराम। तो ये जो आपको ध्यान नाम है अब्दुल घानी का, इसका बहुत फ्रेंडली रिलेशन था किसके साथ, लाला काशीराम के साथ, और जो और दूसरे जो हिंदू नेबर्स है उनके साथ भी, है ना। लेकिन जब पार्टीशन होता है तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स होते हैं जो कि धर्म को लेकर होते हैं, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया ये, और ये भाई एक तरह से क्या बन गया, सस्पिशियस बन गया और हॉस्टाइल बन गया टुवर्ड्स देम, जितने भी हिंदू नेबर्स हैं, है ना। इवन लाला काशीराम जिसका फ्रेंडली नेचर था। और ये जो आपको बताऊं, ये जो अब्दुल घानी है ये भाई पैसे उधार भी लिया करता था किससे, लाला काशीराम से, और बाद में लौटा भी दिया करता था। तो जितनी इसकी मदद करी बाद में, जैसे पार्टीशन वगैरह की न्यूज आई, तो ये सस्पिशियस बन गया कम्युनल पॉलिटिक्स का, और ये जितने भी नेबर्स है, जो हिंदू नेबर्स है, उनका क्या बन गया, ये दुश्मन बन गया। समझ रहे हो आप। और हिज ट्रांसफॉर्मेशन शोज हाउ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा डिस्ट्रॉयड लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप्स एंड ट्रस्ट। तो जो प्रोपेगेंडा होते हैं ना, ये जो ये पॉलिटिकल डिसीजन हमारे मन में डालते हैं, तो ये जो है, जो लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग स्टैंडिंग जो हमारी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, वो और जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन हो जाता है। आगे चलो, इम्पैक्ट ऑन लव। लव पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आप सोचो कि यार लव का मतलब क्या, लव मतलब जो आप समझते हो वही लव पर भी इम्पैक्ट पड़ा पार्टीशन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि, है ना, जैसे कि एक फैमिली है, पहले एक ही जगह पर हक करते, लेकिन पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, उनको दूसरी साइड जाना पड़ गया, उनको वहीं रहना पड़ गया, तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया ना बेचारे। तो लव पर ही प्रभाव पड़ा। सुनो ध्यान से, तो पार्टीशन ऑल्सो डैमेज रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव। समझ रहे हो भाई। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द लव बिटवीन अरुण एंड नूर। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, अरुण और नूर का, जो दो करेक्टर्स है, जो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पार्टीशन की वजह से ये प्यार कभी सफल हो नहीं पाया। देखो भाई, तो दे जेन्युइनली केयर फॉर ईच अदर, बट रिलीजियस डिफरेंस एंड पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट बैरियर्स बिटवीन देम। तो जो ये अरुण और नूर है, ये दोनों जो है अलग अलग रिलीजन से हैं, बट ये प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो ये जेन्युइनली केयर करते हैं, लेकिन इनका जो रिलीजियस डिफरेंस है वो, और जो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रही है, तो इन दोनों के बीच में एक तरह से बैरियर बना दिया, दूरी खड़ी कर दी, दूरी बना दी बहुत ज्यादा। एज अ हिंदू मुस्लिम रिलेशन वर्जन, मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम रिलेशन है बहुत खराब होते जा रहे थे, क्योंकि पार्टीशन की जैसे न्यूज आई ना, इतने खराब हो गए हिंदू मुस्लिम के जो रिलेशन है भाई, क्या होने लग गया, हेटेड फैलने लग गए, लोग हिंसा पे उतर गए, ये ध्यान रखना है। एंड देयर रिलेशनशिप बिकम इम्पॉसिबल। तो उन दोनों से कोई एक अलग अलग रीजन हो गया, कोई शादी कर ले, है ना, तो ये इम्पॉसिबल सा हो गया था, और दे आर फोर्स्ड अपार्ट बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। तो उनके कंट्रोल में कुछ नहीं था, एंड ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस हो गए थे, ऐसी ही चीजें सिचुएशन वहां पे बिल्ड हो रही थी, जो कि भाई ये सब इन दोनों को अलग कर दे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। समझ रहे हो आप। आगे चलो, लेटर अरुण डेवलप्स फीलिंग फॉर चंदनी। बाद में जो है ये अरुण जो है, अब क्या कर सकते हैं, वो नूर तो नहीं मिली ना, मिल भी नहीं सकती, क्या कर सकते हैं। तो अरुण क्या कर रहा है भाई, उसके लिए अब उसके मन में चंदनी के लिए फीलिंग आ गई, जो कि एक और क्या है करेक्टर है इस नोवेल के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ही ड्रीम्स ऑफ अ फ्यूचर विद हर। तो ड्रीम करता है भाई कि फ्यूचर मेरा इसी के साथ होगा, और इवन उसको प्रॉमिस भी कर देता है शादी करने के लिए, व्हेन दे रीच इंडिया, कि वो इंडिया जब जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, वो शादी करेंगे, मतलब चंदनी को साथ लेके जाएगा, ध्यान रखना है, और शादी कर लेंगे। और हाउएवर द वायलेंस एंड क्योज ऑफ पार्टीशन शैटर्ड दिस होप्स। ठीक है, लेकिन जो वायलेंस हुआ, जो पार्टीशन हुआ, तो यहाँ पर ये सब कह सकते हो दिक्कतें खड़ी होने लग गई ना, भगदड़ सी मच गई। इसने क्या करा, ये जो इनकी होप्स थी ये वाली शैटर कर दी, खत्म कर दी। चंदनी भाई डिसअपेयर हो गई ड्यूरिंग एन अटैक ऑन द रिफ्यूजी कॉन्वे। तो भाई क्या था कि ये पाकिस्तान साइड से इंडिया वाली साइड पे आ रहे थे, तो जिसमें ये सारी फैमिली थी, है ना, चंदनी भी थी। तो वहां पर ये खो जाती है, मतलब खो जाती है, कब खो जाती है, जब इनका जो रिफ्यूजी कॉन्वॉय था, है ना, उस पर अटैक हो जाता है, तो उसी टाइम जो चंदनी है ये खो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। एंड लिविंग अरुण हर्ट ब्रोकन वंस अगेन। तो पहले नूरी जो नूर थी उससे हर्ट ब्रोक हुआ, अब इससे ब्रोक हो गया। तो हम कह सकते हैं जो पार्टीशन है ना भाई, जो अरुण का लव है, दो बार तोड़ा पार्टीशन में, एक बार नूर के साथ, एक बार चन्नी के साथ। समझ रहे हो भाई। आगे चलो, ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमन ट्रस्ट। ह्यूमन ट्रस्ट कैसे ब्रेक होता है, तो ये नोवेल हमें ये भी दिखाते हैं कि कैसे जो नेबर्स थे ना पहले, जो एक साथ रहा करते थे पीसफुली, पार्टीशन के बाद जो है उन दोनों में एक डर क्रिएट हो गया, और हेट क्रिएट हो गई।
है ना, क्योंकि जो बहुत सारे र्यूमर्स हो गए, दंगे होने लग गए थे, पॉलिटिकल स्पीचेस जो दे दे रहे थे पॉलिटिकल लीडर, उसने क्या करा भाई, सस्पिशन क्रिएट कर दिया कम्युनिटीज के बीच में कि भाई हिंदू है तो मुस्लिम तेरा दुश्मन है, मुस्लिम है तो हिंदू तेरा दुश्मन है, वही वाली बात। ठीक है, ये हेटेड स्पीच उस टाइम पे बहुत आम थी, क्योंकि हर कोई लीडर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था, ध्यान। और रिलेशनशिप्स दैट टुक इयर्स टू बिल्ड आर डिस्ट्रॉयड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो ऐसे रिलेशनशिप जो इन कम्युनिटीज के बीच में बहुत सालों से बनी रही थी, वो कुछ टाइम में क्या हो गई, शॉर्ट पीरियड में डिस्ट्रॉय हो गई। एंड पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग ईच अदर बाय रिलीजन। और लोगों ने एक दूसरे को भाई कैसे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, ये ध्यान रखना, रेदर देन बाय पर्सनल बॉन्ड्स। उनके पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, पर्सनल बॉन्ड्स क्या है, उसको छोड़ दिया लोगों ने। तेरा धर्म क्या है, तेरा रिलीजन क्या है, इस पर लोगों ने जो है जज करना स्टार्ट कर दिया, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। आगे बात करें तो ये क्या है भाई, अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और जितनी बातें मैंने बताया उसको आप कंक्लूड करके भी लिख सकते हो, कंक्लूजन वाली हेडिंग डाल के। अब आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। और ज्यादा बड़ा इसमें आपको नहीं लिखना होता है आंसर, काफी शॉर्ट में ही लिखना होता है, जितना लिखवाऊंगा उतना इनफ है अगर शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। और जैसे बड़े क्वेश्चन इतना लिखवा रहा हूँ उनके लिए उतना इनफ है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ नरेशन इन फिक्शन, यानी फिक्शन के अंदर नरेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये बताना है आपको। वंदे मातरम सॉन्ग, अब आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर वंदे नहीं होता है, वंदे मातरम होता है, भाई मुझे भी पता है, बट आपकी जो बुक है ना उसमें ये वंदे ही दे रखा है, तो आप एग्जाम के अंदर क्या करना, वंदे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वंदे मातरम ही लिख देना, ठीक है भाई। तो और उसके बाद आजादी एज हिस्टोरिकल नॉवेल, इसके बारे में बात करना। और एक्टिव रीडिंग एनहेंस द रीडर्स रीडिंग एक्सपीरियंस, जो एक्टिव रीडिंग होती है वो क्या करती है, रीडर का जो रीडिंग एक्सपीरियंस होता है ना उसको एनहेंस करती है, बढ़ाती है। ये क्या हमारे क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम बात करेंगे, टेंशन मतलब आपको सबके ऊपर नहीं लिखना होता एग्जाम के अंदर, कोई दो के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नरेशन इन फिक्शन, कि भाई नरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है फिक्शन के अंदर। देखो भाई, तो नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिक्शन के अंदर, क्योंकि नरेशन का मतलब क्या, आप स्टोरी बता किस तरीके से रहे हो, आप स्टोरी को नरेट किस तरीके से करो ताकि रीडर को मजा आ जाए, है ना। तो नरेशन स्किल्स बहुत जरूरी होती है स्टोरी टेलिंग के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो क्योंकि ये बताता है स्टोरी टू द रीडर को, इट एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस, हु द कैरेक्टर्स आर, वेयर एंड व्हेन द इवेंट्स टेक प्लेस, मतलब कौन सा इवेंट कब होगा, कौन करेक्टर है ना, और कब कब क्या होगा, करेक्टर्स क्या है। तो ये सब जो कौन एक्सप्लेन करता है, नरेटर ही एक्सप्लेन करता है, ध्यान रखना है, तो सब नरेशन का पार्ट है। तो विदाउट नरेशन अ स्टोरी वुड बी कंफ्यूजिंग एंड इनकम्प्लीट। तो विदाउट नरेशन क्या होगा, जो स्टोरी है कंफ्यूजिंग लगेगी और बहुत ही इनकम्प्लीट लगने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। आगे चलो। नरेशन हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो नरेशन है हमको मदद करता है समझने में कि थॉट्स क्या है भाई, फीलिंग्स क्या है और एक्शंस क्या है कैरेक्टर्स के, भाई कैरेक्टर हर इवेंट में क्या सोचता है, क्या क्या कैरेक्टर में चेंज आ रहा है ना भाई। तो ये सब हमको नरेशन की वजह से ही पता चलता है। आपको पता है ना, जो मूवी वगैरह हम देखते हैं कि कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अच्छा असली विलन वही होता है लास्ट में। तो कैरेक्टर्स में कैसे बदलाव आ रहा है ना, हम कैसे देख पा रहे हैं, हमें नरेशन की वजह से ही हम जो है सब चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर नरेशन ठीक नहीं होगा तो हम कैरेक्टर को ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है, क्या उसकी फीलिंग्स है। आगे चलो। इट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग बाय डिस्क्राइबिंग इवेंट्स क्लियरली एंड स्मूथली। तो स्टोरी को बहुत स्मूथ बनाता है, इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि जो इवेंट्स है ना उनको क्लियरली और स्मूथली यहाँ पर दिखाया जाता है, डिपिक्ट करा जाता है। तो थ्रू नरेशन द राइटर कैन क्रिएट सस्पेंस, क्योंकि नरेशन के थ्रू सस्पेंस क्रिएट करा जाता है, तभी तो जो रीडर है वो क्या रहेगा, बंदा रहेगा पूरी स्टोरी से, है ना। इमोशन इमेजिनेशन द रीडर्स माइंड, तो सस्पेंस क्रिएट करता है, इमोशन इमेजिनेशन क्रिएट करता है, मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करता है कि जब उसको पढ़ा जाए तो जो जो वर्ड है उसको हम विजुअलाइज कर पाए अपने माइंड के अंदर। और इन शॉर्ट मैं कहूँ तो जो नरेशन है ये कनेक्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी, की स्टोरी के अंदर जितने भी पार्ट है डॉट्स डॉट कनेक्ट करता है ताकि हमें रीडर को मजा आए, और हेल्प रीडर्स एंजॉय एंड अंडरस्टैंड द फिक्शन इजीली। तो फिक्शन उसको इजीली हम समझ पाए, हमें मदद करता है नरेशन। आगे बात करते हैं वंदे मातरम सॉन्ग की। तो वंदे मातरम इज अ फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ इंडिया, को पता है इंडिया के अंदर वंदे मातरम चलता है, एक पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति गीत है ये।
और इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको हम बंकिम चंद्र चटर्जी भी कह देते हैं, ठीक है। इनकी जो नॉवल है आनंद मठ, और जो कि आपकी सेकंड यूनिट है, ठीक है। तो उसमें जो है हमें देखने को मिलता है, ध्यान रखना। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, अपनी नॉवल के अंदर इन्होंने लिखा है। और द सॉन्ग इज प्रेजेस द मदरलैंड। मदरलैंड मतलब जो हमारी भारत माता है, समझ रहे हो आप। तो जो सॉन्ग है ये प्रेस करता है मदरलैंड को, और दिखाता है कैसे कि डीप लव है किसके लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, और रिस्पेक्ट है फॉर द कंट्री, समझ रहे हो। इसलिए बोला जाता है वंदे मातरम गाओ। आगे चले भाई। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वंदे मातरम बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रीडम फॉर फ्रीडम फाइटर्स। तो भाई क्या था कि जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हम कर रहे थे, जो वंदे मातरम में सॉन्ग था, फ्रीडम फाइटर के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया था, है ना। मोटिवेशन जिसे कहते हैं, आता है अंदर से। और ये एनकरेज करता था भाई लोगों को कि भाई यूनाइट हुए, है ना, एक साथ आए, और जो ब्रिटिशर्स है उनके खिलाफ लड़े, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और जो सॉन्ग है ना लोगों को भाई पैट्रियोटिज्म से भर देता था, जो फीलिंग है देशभक्ति की उस लोगों के अंदर जग जाती थी। कहने का मतलब है सॉन्ग को सुनने के बाद उनके अंदर करेज आ जाती थी, उनके अंदर सेक्रीफाइस करने की भावना आ जाती थी, ठीक है। और आगे सुनो भाई। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग नेशनल स्पिरिट, जो अपना ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनकी क्या थी भाई, नेशनल स्पिरिट थी, मतलब इनको देश से बहुत ज्यादा प्यार था। तो वंदे मातरम जो है ना, एक इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में और हमारे कल्चर के अंदर, ध्यान रखना आज भी, ठीक है, और करता रहेगा। आगे बात करते हैं अगले शॉर्ट नोट, जिसपे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वो है आजादी एज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। तो वही जो पीछे मैंने डिस्कस करा पार्टीशन वाली है। तो आजादी को लिखा किसने, चमन नहल ने लिखा है। और नोवेल जो है वह बेस्ड है भाई हिस्टोरिकल इवेंट, जो कि पार्टीशन पर बेस्ड है। और ये दिखाती है कैसे जो है इंडिया को आज़ादी मिली है, लेकिन इसके साथ पेन भी आया है, वायलेंस भी हुई है, और सफरिंग भी झेली है बहुत सारे लोगों ने, हमें बताती है नोवेल, ठीक है। और जो स्टोरी है डिस्क्राइब करती है जो ऑर्डिनरी पीपल है वो कितने अफेक्ट हुए पार्टीशन से, मैंने बताया आपको पीछे। और ये दिखाता है, ये जो नोवेल है जो चमन नहल जी ने लिखी है, ये दिखाता है रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कि भाई जो दंगे हुए, माइग्रेशन हुआ, और जो लोगों ने अपने घर खोए, है ना, लोगों को खोने पड़े, क्या कर सकते हैं, जान बचानी थी। थ्रू दीज इवेंट्स द नोवेल गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ दैट पीरियड इन हिस्ट्री, कि उस टाइम पे क्या पिक्चर चल रही थी, क्या चीज चल रही थी, कौन कौन से चीजें हुई, ट्रू पिक्चर हमको मिलती है नोवेल से। तो आजादी को इसलिए क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल नोवेल बोला जाता है, बिकॉज इट मिक्सेस हिस्ट्री विद फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है जहाँ पे जो नरेटर है, जो राइटर है, वो कुछ अपनी इमेजिनेशन भी ऐड कर देता है, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन भी जो है, अपनी इमेजिनेशन भी ऐड कर देता है, इसलिए इसको फिक्शन बोलते हैं। तो रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपने फिक्शन के साथ जोड़ देता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और it helps readers understand the emotional and the social impact of the partition while also telling a meaningful story। तो मीनिंगफुल स्टोरी बताते हुए हमें इमोशनल और सोशल इम्पैक्ट क्या रहा पार्टीशन का, जो लोगों ने झेला, वो भी हमें पता चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्टिव रीडिंग जो है वो कैसे एनहांस करती है लोगों के रीडिंग एक्सपीरियंस को, उसकी बात हमें करनी है। देखो, जो एक्टिव रीडिंग होती है ना, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। एक्टिव रीडिंग एक प्रोसेस है इन विच द रीडर एक्टिवली एंगेज विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ रीडिंग पैसिवली, है ना भाई। तो क्या कर रहा है, टेक्स्ट के साथ एंगेज हो रहा है, हर टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। पैसिवली क्या होता है, मैं किताबों ऐसे ऐसे पढ़ते चले जाऊँ, पैसिवली है भाई। एक्टिव रीडिंग क्या, हर एक टेक्स्ट को हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं उसका मीनिंग, तो एक्टिव रीडिंग है। इससे हमें टेक्स्ट का मतलब पता चलता है, और हर एक चीज जो उस टेक्स्ट हमें बताना चाह रहा है हमें पता चल जाता है। और इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द आइडियाज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर। देखो, ऑथर ने कुछ लिखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं। एक्टिव रीडिंग करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ केवल आप पढ़ रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, उस टेक्स्ट को समझ रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन भी उठा रहे हैं। ये नहीं कि जो ऑथर ने लिख दिया उसको हम डायरेक्टली मान ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑथर ने कोई लिखा है कुछ, वो लिखा है भाई, मान लो किसी कल्चर के ऊपर लिखा है, अब वो कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है, मान लो, ठीक है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सहमत नहीं, कि हमने ढंग से पढ़ा है तभी तो हम उससे क्या क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट परसुएड नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें मानना नहीं है, हमें क्वेश्चन करना, एनालाइज करना है। वो कब कर पाओगे, जब एक्टिव रीडिंग आप करोगे, समझ रहे हो। और एक्टिव रीडिंग हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट मोर क्लियरली एंड डीपली। तो ज्यादा क्लियरली और डीपली आप समझ पाते हो एक्टिव रीडिंग की मदद से,
और ये इम्प्रूव करता है भाई हमारे कंसंट्रेशन को, है ना, और इंक्रीज करता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, जहां पर हम बहुत डीपली सोचते हैं, जो लिखा है इट नहीं मानते हैं। और रीडर्स जो है भाई वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंपॉर्टेंट थीम्स को, करेक्टर्स को और मैसेजेस को, है ना, वाइल फॉर्मिंग देयर ओन ओपिनियंस अबाउट द टेक्स्ट, है ना भाई। तो अपने ओपिनियंस बनाना टेक्स्ट के लिए जो पढ़ रहे हैं वो बना सकते हैं, लेकिन कब, जब ढंग से पढ़ेंगे, है ना, वो थीम्स को जानेंगे, कैरेक्टर्स क्या क्या है उसमें वो जानेंगे उसको, और मैसेज क्या जा रहा है, देना चाह रहा है वो ऑथर, उसकी जो रीडिंग, उसकी जो राइटिंग है ना, तो ये सब समझ पाते हैं एक्टिव रीडिंग की वजह से। आगे सुनो, और इट ऑल्सो इंक्रीज इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन रीडिंग। तो भाई जब हम एक्टिव रीडिंग करते हैं तो हमारे रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ता है, और ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ता है, और बाय कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, रीडर्स गेन अ रिचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की हमको बहुत ज्यादा ही नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उस टेक्स्ट से, तो हमको क्या, हम कनेक्ट फील कर पाते हैं और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हो पाती है। और एक्टिव रीडिंग हमारी इंप्रूव करती है मेमोरी को, और हेल्प करती है रीडर को कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लॉन्गर टाइम तक रह पाए। जो रीडिंग करता है ना भाई उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो पढ़ लेता है वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाता है। थस मैं कह सकता हूँ मतलब कि इस प्रकार से एक्टिव रीडिंग मेक्स द रीडिंग प्रोसेस मोर मीनिंगफुल। अगर हम एक्टिव रीडिंग करते हैं तो रीडिंग प्रोसेस ज्यादा ही मीनिंगफुल हो जाता है, इंजॉयबल रहता है, बोरिंग नहीं लगता है और इफेक्टिव रहता है, और एनहेंस करता है ओवरऑल रीडिंग एक्सपीरियंस। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना आप। व्हाट आर द कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड टू एनालाइज अ नोवेल। अगर हमें एक नोवेल को एनालाइज करना है तो कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हम यूज करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। समझ रहे हो आप, देखो लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है, ऐसे टूल्स होते हैं जो कि राइटर यूज करता है नोवेल को मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है भाई। और दे ऑल्सो हेल्प रीडर्स एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी क्लियरली। अगर हम जो है स्टोरी को क्लियरली समझना चाहते हैं तो हमको लिटरेरी डिवाइस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम एनालाइज कर पाएंगे उससे और समझ पाएंगे स्टोरी को। ऑथर यूज करता है भाई उसको बनाने के लिए, और रीडर्स यूज कर सकते हैं उसको समझने के लिए, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो पहला लिटरेरी डिवाइस है प्लॉट, ठीक है। प्लॉट क्या होता है भाई, ध्यान सुनना, सीक्वेंस ऑफ द इवेंट जो नॉवल के अंदर यूज होता है, कि मतलब कौन सा इवेंट कब होगा, है ना, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग, ये ध्यान रखना। इट इंक्लूड्स द बिगिनिंग मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसमें तीन चीजें जो है मतलब कि ये ऐड होती है प्लॉटिंग के अंदर, कि भाई स्टार्टिंग में क्या आएगा, मिडल में क्या आएगा, लास्ट में क्या दिखाना है, वो ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए देखो, इन अ नोवल द प्लॉट में शो हाउ अ पुअर कैरेक्टर स्ट्रगल्स एंड फाइनली सक्सीड इन लाइफ। तो ये प्लॉटिंग, कैसे एक पुअर लड़का था वो कैसे सक्सेस हुआ, कैसे अमीर बन गया, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। करेक्टराइजेशन, मतलब करेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कैसे जो करेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट करे जाते हैं और कैसे उनको डेवलप कर जाता है थ्रू आउट द स्टोरी, ये ध्यान रखना है। एंड इट रिवील्स देयर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो करेक्टर के थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर के बारे में जो है पता चलता है कैरेक्टराइजेशन के बारे में। आप खुद सोचो, अगर आपको इन सब लिटरेरी डिवाइस की नॉलेज है तो आप समझ जाओगे कि भाई नोवेल सही लिखी है गलत लिखी है, समझ रहे हो आप, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर शोन थ्रू हिज एक्शंस एंड सेक्रीफाइस। तो ब्रेव फ्रीडम, तो पहली बात यहाँ पर हमने ब्रेव फ्रीडम फाइटर, तो हम इसको ब्रेव शो कर दिया, उसके एक्शंस और सेक्रीफाइस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक करेक्टर को शो कर रहे हैं, तो उस करेक्टर की अच्छी छवि बन जाएगी हमारे मन में। ये कैरेक्टराइजेशन है। थीम की बात करूं, द थीम इज द मेन आइडिया और मैसेज ऑफ द नोवेल, कि पर्टिकुलर जो नोवेल है या राइटिंग जो है, स्टोरी जो है, उसका मेन आइडिया वो क्या हमें मैसेज देना चाहती है, ठीक है, तो उसकी थीम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए थीम्स लाइक लव, फ्रीडम, सोशल इंजस्टिस और सेक्रीफाइस, है ना, जो हमने पढ़ा अपने पार्टीशन के अंदर, आपको पता है ये कॉमन होते हैं नॉवेल के अंदर जो हमको मिल रहा होता है आइडिया या मैसेज, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं थीम। आगे चलो, सेटिंग। तो सेटिंग का मतलब होता है कि टाइम और प्लेस क्या है स्टोरी का, मतलब कि जो स्टोरी लिखी गई है वो किस टाइम को कंसिडर करके लिखी गई है, कौन सी जगह को कंसिडर करके लिखी। जैसे कि जो आजादी नोवेल है वो लिखी गई है भाई पार्टीशन के टाइम को कंसिडर करके, है ना, तो प्लेस है अपना इंडिया और पाकिस्तान वाला प्लेस है। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं सेटिंग, के भाई आप किस चीज को लेकर आप स्टोरी बना रहे हो। इट हेल्प्स क्रिएट द मूड एंड बैकग्राउंड। तो एक स्टोरी का मूड बनता है, इससे बैकग्राउंड बनता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए एक नॉवल है
वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम लिखी गई है, मतलब उस टाइम को शो करती है। जो नोवेल है वो सेट करी गई है इस टाइम पे जब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे आप। तो ये दिखाती है हमें कैसे पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थे उस टाइम की। समझ रहे हो आप? ये ध्यान रखना है आपको। आगे चले, नरेशन। नरेशन का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो नरेशन इज द वे द स्टोरी इज टोल्ड सच एज फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन ऑफ नरेशन। मतलब कि भाई नरेशन का मतलब बताया मैंने आपको पीछे कि भाई कैसे कैसे स्टोरी आगे बढ़नी है। तो नरेशन में सब आ जाता है, क्योंकि जो नरेटर होगा ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वही ये सब चीज तय करता है। तो वही लिखा नरेशन का एक तरीका होता है स्टोरी का, क्योंकि स्टोरी कैसे बोली जाएगी, है ना, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में बोली जाएगी या थर्ड पर्सन नरेशन थर्ड पर्सन में बोली जाएगी, आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी टोल्ड यूजिंग आई शोज फर्स्ट पर्सन नरेशन। अगर स्टोरी आई करके बताई गई है मतलब कि वो अपना एक्सपीरियंस खुद बता रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट या इवेंट्स को यूज कर रहे हैं कुछ डीपर मीनिंग को शो करने के लिए। जो हमने ऑब्जेक्ट का यूज करा है वो उसका मतलब वो नहीं दिखाना हमें, हम उसको डीप मीनिंग से कनेक्ट करें, रिप्रेजेंट करें, वो सिंबलिज्म हो जाता है। ऐसे इमेजरी, इमेजरी यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट पिक्चर ऑफ इन द रीडर्स माइंड। तो इमेजरी बेसिकली क्या है ना, ऐसी लैंग्वेज यूज करता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जिसे जब रीडर उसको पढ़े तो उसके मन में क्या आ जाए, रीडर्स के माइंड में एक इमेज बन जाए, एक पिक्चर बन जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए डिस्क्राइबिंग अ बैटलफील्ड विद साउंड्स, सॉरी डिस्क्राइबिंग अ बैटलफील्ड विद साउंड्स, ब्लड एंड स्मोक। तो भाई एक बैटलफील्ड को इन सब वर्ड से क्या करना, डिस्क्राइब करना, तो एक इमेज बनती है हमारे मन के अंदर। मैंने बोला आपके मन में ही बनी होगी इमेज। तो ये क्या है, इमेजरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले भाई, आगे देखो, ध्यान से सुनना। पॉलिटिशियंस मैनिपुलेट कॉमन पीपल ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ नेशनल क्राइसिस। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मैनिपुलेट करते हैं कॉमन पीपल को, कब, नेशनल क्राइसिस जब आता है, जब देश में कोई परेशानी आ रही होती है। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द नोवेल आजादी। तो अब आजादी के जो नोवेल है अपनी, उसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज एक्सप्लेन करने, कैसे पॉलिटिशियंस जो है वो हमें क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो आंसर लगभग सिमिलर होगा, बट आपको यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स पर ज्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे, वो किस प्रकार से मैनिपुलेट करते हैं। देखो, तो चमन नहल की आजादी है ना, उन्होंने लिखी है। वो पोर्ट्रे करते हैं भाई ट्रेजिक इवेंट्स को जो कि पार्टीशन के टाइम पे हुए थे, आपको पता है। और ये नोवेल हमें दिखाती है कैसे पॉलिटिकल लीडर्स और जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है ऑर्डिनरी लोगों को, जो आम लोग हैं, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नेशनल क्राइसिस। तो नेशनल क्राइसिस चल रहा है, कैसे जो ये लोग हैं पॉलिटिकल लीडर्स, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं ताकि इस हालात में इनको ऐसा इन्फ्लुएंस कर दे कि इनका ब्रेन वॉश कर दे कि ये हमारी बातें ही माने। एज अ रिजल्ट रिलेशनशिप्स वर डिस्ट्रॉयड। जो रिलेशनशिप होते हैं वो खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन आया था आजादी वाला, मैंने सब बताया था कैसे लव रिलेशनशिप खत्म हो जाती है पार्टीशन की वजह से। और पार्टीशन जो हुआ ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स क्या सोचते थे, है ना। तो और कम्युनिटीज वर डिवाइडेड, तो कम्युनिटीज डिवाइड कर दी गई। और मिलियंस ऑफ जो पीपल है वो सफर्ड हुए, है ना, उन्होंने वॉयलेंस सफर करी, उनको छोड़नी पड़ी अपनी जगह, और अपनी आइडेंटिटी का भी लॉस हुआ। ठीक है, आगे चलो। पॉलिटिशियंस क्रिएट फियर एंड डिवीजन। तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं भाई, फियर और डिवीजन क्रिएट करते हैं। देखो, तो बिफोर पार्टीशन हिंदूज मुस्लिम ये सब जो है, सिख वगैरह जो शांति से रहा करते थे और एक साथ रहा करते थे सियालकोट के अंदर, है ना। और जो लाला काशीराम है वो भी यहीं रहा करता था। ठीक है, लाला जो है वो भी यहीं रहा करता था, साथ में रहा करते थे सारे, एक ही बिल्डिंग थी। तो मतलब यहाँ लाला काशीराम है तो अपोजिट में कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो वही बात है। तो जैसे ही जो है पॉलिटिकल लीडर्स प्रमोट करा, मतलब ऐसे स्पीच देने लग गए जो कि रिलीजियस डिफरेंस क्रिएट कर रही है ना। तो इससे जो लोगों के बीच में, जो कम्युनिटीज यहाँ पर शांति से रह रही थी, उनके मन में फियर आने लग गया इन लोगों के बीच में ही। आगे चलो। They convinced communities that they were unsafe among the members of other religions। कि भाई जो कम्युनिटीज अगर दूसरे मेंबर्स के साथ रह रही है, दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आप सेफ नहीं हो, आप अनसेफ हो। ऐसे ऐसी बातें कन्विंस कराई गई कम्युनिटीज को, ध्यान आपको रखना है। एंड दिस मैनिपुलेशन टर्न नेबर्स एंड फ्रेंड्स इनटू एनिमीज। तो जो नेबर्स थे, फ्रेंड्स, तो क्या बन गए, एनिमीज बन गए। ठीक है, आगे चलो। फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। तो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या होती है, आप मुझे बताओ। कि भाई अपने नागरिकों को अच्छा सोचो, उनको ग्रो करवाओ, खुद ग्रो करो, वही वाली बात है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर
जो होता है वो लोगों को सहना पड़ता है। देखो, द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन शॉक्स द पीपल ऑफ सियालकोट। कैरेक्टर्स लाइक लाला काशीराम फील बेट्रियार्ड बाय लीडर्स whom they trusted। मतलब जिनको ये ट्रस्ट करता था, अब जो है इनके थ्रू क्या इसको बेट्रियार मतलब दरकिनार कर दिया गया। पॉलिटिकल डिसीजंस आर मेड विदाउट कंसीडरिंग द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। तो आम लोगों की जो जिंदगी है उसको कंसीडर करे बिना ही पॉलिटिकल डिसीजन ले लेते कि उसका प्रभाव इन पर क्या पड़ेगा। एज रिजल्ट दंगे हुए, लोग मारे गए, माइग्रेशन हुआ और सफरिंग स्प्रेड क्रॉस द रीजन। तो पूरे रीजन में क्या है, सफरिंग फैली। तो ये क्या है, फेलियर है भाई पॉलिटिकल लीडरशिप का। आगे चलो, एक्सप्लोइटेशन ऑफ कॉमन पीपल। क्योंकि ये डिसीजन लेते हैं, ये एक्सप्लोइटेशन किसका होता है, आम लोगों का। द नोवेल शोज दैट while politicians leader negotiate power and boundaries, ordinary people pay the price। कहने का मतलब है कि पार्टीशन भी हो गया या पार्टीशन ना भी हो, मान लो तनाव हो गया तो पार्टियों के बीच में, ये बाद में नेगोशिएट कर लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं, लेकिन सफर कौन करता है, ऑर्डिनरी लोग। ऐसे पार्टीशन हो गया। अब देखते हो कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर होते हैं वो दूसरे पाकिस्तान में चले जाते हैं, मतलब कोई मीटिंग वगैरह होती है, कहीं बाहर मिल लेते हैं, है ना, तो वो नेगोशिएट कर लेते हैं, संधि वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन पे जो प्राइस पे करा ना वो किसने करा, ऑर्डिनरी लोगों ने करा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। फैमिलीज लूज देयर होम्स, लव्ड वंस एंड लाइवलीहुड। तो लोगों ने अपने घर खोए, अपने जो जिनको वो ज्यादा प्यार करते उसको खोया, और जो अपनी आजीविका थी जिससे वो कमाते खाते थे वो भी खोया। ठीक है। और जो मधु है और जो उसका हस्बैंड है वो मार दिए गए, है ना। मैंने बताया था आपको पीछे जब क्वेश्चन कराया था इसी आजादी वाला, तो उसमें मैंने मधु का जिक्र भी करा था, है ना। जो रिफ्यूजी कैंप्स है वो ओवर क्राउडेड हो गए क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग उस पे थे, और काउंटलेस इनोसेंट पीपल सफर बिकॉज ऑफ डिसीजंस टेकन बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो पॉलिटिकल लीडर्स ने डिसीजन लिए, बहुत ही इनोसेंट लोग थे जो थे, काउंटलेस, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने लोग सफर कर रहे थे। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। कम्युनल वायलेंस मतलब धर्म को लेकर, धर्म पर क्या हो गया, हिंसा हुई धर्म को लेकर। तो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन क्रिएट्स कम्युनल हेटरेड। जैसे कि रूमर्स फैले बहुत सारे कि भाई ऐसा होने वाला है ना, ऐसा हो जाएगा, स्पीचेस दी गई बहुत सारी, प्रोपेगेंडा फैलाए गए, जिससे लोग भाई दूसरे मेंबर्स को एनिमीज के तौर पर देखने लग गए, जिससे ये सब होने लग गया, है ना। दंगे हुए, लूटिंग लूटिंग चालू हो गई, है ना, वायलेंस क्रिएट होने लग गए, लोगों के रेप होने लग गए घर में घुसकर। ध्यान आपको रखना है। और जो फ्रेंडशिप और ट्रस्ट थी वो भी एग्जिस्ट करती थी, वो भी जो है खत्म हो गई जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट घुसने लग गए लोगों के माइंड के अंदर। समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, कमेंट अपॉन द पॉपुलैरिटी ऑफ द नोवेल इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी जो चल रही है, आज भी चल, अभी भी चल रही है 21st सेंचुरी, तो इसकी आज के टाइम पे नोवेल की पॉपुलैरिटी कितनी है भी या नहीं है। आज के टाइम पे भी जो नोवेल है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, क्योंकि बहुत से लोग जो है आज भी इंग्लिश सीखने के लिए या कुछ फिक्शनल पढ़ने के लिए वो इस नोवेल ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो नोवेल है आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है भाई, ध्यान रखना है 21st सेंचुरी के टाइम पे, क्योंकि ये हमें अट्रैक्ट करता है। ध्यान रखना है, अट्रैक्ट करने का मतलब है हर एज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि जो राइटिंग होती है वो हर एज के लिए होती है, समझ रहे हो, बिकॉज इट कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट रीडर्स ऑफ ऑल एजेस। Novels deal with real life issues such as love, identity, social problems, politics, and human relationships, which are still relevant today। देखो, जो नॉवेल्स होते हैं वो हर एक टॉपिक पर आपको मिल जाएगी, चाहे लव हो, चाहे वॉर हो, है ना, कोई सोशल प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब पे आपको नॉवेल कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। तो भाई जो कि आज ये सब प्रॉब्लम आज भी रिलेवेंट है तो लोग इसलिए पढ़ते हैं, समझ रहे हो आप। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द पॉपुलैरिटी ऑफ नॉवेल्स। जैसे पहले खरीदनी पड़ती थी, आज के टाइम पे लोग फोन से पढ़ लेते हैं नॉवेल्स। आपको कोई सी भी नॉवेल्स पढ़ने आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो क्रोम से। ध्यान रखना है, क्योंकि ई बुक्स अवेलेबल हो जाती है आज के टाइम पे, तो भाई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको जानना ही उस नॉवेल के बारे में तो आप ऑडियो बुक्स के थ्रू जान सकते हो। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं एंड, है ना, जो कि नॉवेल्स को इजीली बना देते हैं, सुनने इजी बना देते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर, और उसको हम जो है कहीं भी किसी भी कोने में जो है पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ रहे हो आप। और पीपल कैन रीड नॉवेल्स ऑन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड कंप्यूटर एट एनी टाइम। तो कभी भी टाइम इन सब पर जो है पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स को ध्यान रखना है। और जो नॉवेल है ये पॉपुलर इसलिए भी क्योंकि भाई ये अलाउ करता है रीडर्स को कि भाई जो स्ट्रेस है डेली लाइफ को हम कैसे करें, एस्केप कर ले, जो टेंशन वगैरह नॉवेल पढ़े थोड़ी खत्म हो जाती है, ध्यान रखना है। तो इसलिए जो नॉवेल है वो पॉपुलर है।
इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड सोसाइटी। कोई सी नॉवल एंटरटेनमेंट पर्पज से भी होती है और कुछ जो है हार्श रियलिटीज को शो करती है, ह्यूमन इमोशंस को दिखाती है, सोसाइटी को दिखाती है, समझ रहे हो आप। और मैनी नॉवेल्स आर आल्सो adapted into films and web series which further increase their popularity। बहुत सी नॉवल लिखी गई उनको मूवी में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो आप, जिससे लोगों के अंदर और जिज्ञासा भरी उस नॉवल को पढ़ने की, ये ध्यान रखना। और इसलिए हम कह सकते हैं जो 21st सेंचुरी है, इस टाइप में जो नॉवल है वो बहुत पावरफुल और पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म है, जिसको जो लोग पढ़ते हैं एंटरटेन होने के लिए, एजुकेट होने के लिए और इंस्पायर होने के लिए। मतलब ये नॉवल है हमको ये सब करती है, एंटरटेन भी करती है, एजुकेट भी करती है और इंस्पायर भी करती है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट रोल डज रेवोल्यूशन प्ले इन कंसोलिडेटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन आनंद मठ। तो आनंद मठ जो नॉवल है अपनी सेकंड यूनिट में हमें बताता है कि जो रेवोल्यूशन होता है ना, जो क्रांति होती है, क्रांतियां, वो कैसे का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म के आइडिया को कंसोलिडेट करने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है, जो कि आनंद मठ में बताया गया है, ध्यान सुनना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है, ये ध्यान उन्होंने लिखा है, ये जो कि अर्लीस्ट नॉवेल्स है इंडिया की, जो कि नेशनलिज्म पर बेस्ड है। और ये कब लिखी गई है, मतलब किस टाइम पर ये सेट करी गई है, सेटिंग इस नॉवल की कहाँ, कब, किस टाइम की है। तो सन्यासी रेबेलियन हुआ था ना, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। सन्यासियों का जो रेबल हुआ था, है ना, अंग्रेजों के साथ, उस टाइम के बारे में बताती है, जो कि 1770 में हुआ था, 1770 में, क्योंकि उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था, है ना, और जो सन्यासी हैं बेचारे, और उस टाइम पे जो किसान वगैरह थे, वो बेचारे कितना जूझ रहे थे अकाल से, फेमाइन से, लेकिन जो अंग्रेज अपना टैक्स लूटे जा रहे थे, टैक्स उनको चाहिए, तो इसी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द सन्यासी रेबेलियन एंड द बंगाल फेमाइन ऑफ द 1770। द नोवेल शोज हाउ रेवोल्यूशन हेल्प्स यूनाइट पीपल एंड स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आती है, और कैसे जैसे अंग्रेज जो है ये जो कि आइडियोलॉजी इनके टैक्स सिस्टम को फाड़ फेंकने की हिम्मत रखता है, अगर लोग यूनाइट हो जाते हैं तो। देखो, रिवोल्यूशन एज अ फाइट फॉर द मदरलैंड। तो जैसे कि नोवेल के अंदर ये भी दिखाया गया, जो नोवेल रिवोल्यूशन हुआ है वो मदरलैंड के लिए फाइट करने के लिए भी हुआ है, टैक्स सिस्टम को खत्म करने के लिए भी हुआ है। तो इन द नोवेल द सन्यासीज रिवोल्ट अगेंस्ट ऑप्रेसिव रूल्स एंड अनजस्ट टैक्सेशन। जो टैक्स ले रहे हैं बिल्कुल कोने कोने ले रहे हैं भाई, पता ही नहीं चल रहा कितना टैक्स ले रहे हैं वो, ठीक है, कोई नहीं देख रहा है भाई कैसी कंडीशन चल रही है, क्या चल रही है, वो टैक्स से मतलब था, तो इसको बोलते हैं अनजस्ट टैक्सेशन। जो उनके स्ट्रगल है वो पर्सनल गेन के लिए नहीं थे, बल्कि फ्रीडम और वेलफेयर थे अपनी मदरलैंड के लिए, जो मदरलैंड पे जो लोग रह रहे हैं, है ना, उसका अच्छा हो, उसका वेलफेयर हो, है ना, हमको आजादी मिले, इसके लिए भी जो थे ये स्ट्रगल हुआ करते थे। कौन से फ्रीडम स्ट्रगल, पर्सनल गेन। आप मान, पर्सनल गेन का मतलब है जो टैक्सेशन सिस्टम खत्म हो जाए, लेकिन ये जो टैक्स सिस्टम खत्म होगा तो बाकी लोगों को भी तो फायदा मिलने वाला है, तो ये ध्यान रखना है, उनके स्ट्रगल थे पर्सनल गेन के लिए नहीं थे, बल्कि फ्रीडम और वेलफेयर के लिए थे, अपनी मदरलैंड के लिए। Through this revolutionary movement, people develop a sense of national identity and collective purpose। लोगों को समझ आया कि हाँ भाई हमारा पर्पस एक है, हमें आजाद होना है, ठीक है, और हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी क्या है, लोगों को समझ आया इस रेवोल्यूशन के बाद। अवेकिंग नेशनल कंसाइजनेस, ठीक है भाई, तो लोगों के अंदर जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हटाकर लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिज्म की भावना लेके आना। रेवोल्यूशन इंस्पायर्स ऑर्डिनरी पीपल टू थिंक बियॉन्ड देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना भाई, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फेंको दूर, उससे आगे सोचो। कैरेक्टर सच एज महेंद्र लीव देयर कंफर्टेबल लाइफ। देखो, जो सन्यासी थे इनका कंडीशन थी कि अगर आपको सन्यासी बनना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, आप शादी नहीं कर सकते। तो महेंद्र जो था इसने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया था। अब छोड़ा नहीं था मतलब क्या था, इसकी महेंद्र की वाइफ थी, उसको लग रहा था कि भाई जो सन्यासी रिवोल्ट में शामिल इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरी वजह से, तो इसकी जो वाइफ है वो जहर खा लेती है। जब इसको दिखता है कि भाई मेरी बीवी ने जहर खा लिया और उसको लगता है कि अंग्रेजों की वजह से जहर खाया, अंग्रेजों ने मारा है, तो ये करता है भाई अब तो वाइफ है नहीं, तो घर वाले ऑलरेडी छोड़ आया है इन ब्रिटिशों की वजह से, तो क्या करता है ये महेंद्र भाई, शामिल हो जाता है सन्यासी विद्रोह में। तो वही बात है, जो करेक्टर जैसे महेंद्र है भाई अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ देता है टू जॉइन द कॉज ऑफ द नेशन, ठीक है, तो भाई इस नेशन को बचाने के लिए और ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकने के लिए क्या है यहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं
और दिस सेक्रीफाइस फॉर अ लार्जर गोल स्ट्रेंथन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो ये जो सेक्रीफाइस था, है ना, और इसको देख के और लोग भी इंस्पायर होंगे, तो इससे क्या नेशनलिज्म की भावना जो फीलिंग्स है वो और स्ट्रेंथन हुई, मजबूत हुई। आगे बात करें, देखो, यूनाइटिंग पीपल अंडर अ कॉमन कोज, मतलब कि सबका एक ही कारण है, लोगों को यूनाइट करना, मतलब कि देश को बचाना है। तो यूनाइटिंग पीपल अंडर अ कॉमन कोज मतलब एक रीजन से लोगों को क्या करना है, यूनाइट करना, जो कि हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, कि भाई लोगों को यूनाइट करना है किस बैनर के साथ, मदर इंडिया, कि भाई जो इंडिया है वो हमारा है। ठीक है, चाहे वो किसी कास्ट रीजन से हो, ये मैटर नहीं करता, बस वो इंडिया को बचाना है। नेशनलिज्म की भावना सबके अंदर आने लग गई थी इस टाइम पे। जो नेशन है प्रेजेंट करा गया एज अ मदर, जो नेशन हमारी माँ है, जिसको जरूरत है लव की, डिवोशन की, और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन की। आगे चले, दिस इमोशनल इमेज हेल्प्स यूनाइट पीपल एंड कंसोलिडेट नेशनलिस्ट फीलिंग्स। ठीक है भाई, तो जो ये इमोशनल इमेज थी, है ना भाई, इसने हेल्प करा लोगों को यूनाइट करने के लिए और नेशनलिस्ट फीलिंग को कंसोलिडेट, मतलब जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो अपने लोगों ने अपने अंदर समा के रखी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चले, रोल ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम का रोल क्या रहा, ध्यान से सुनना। जो सॉन्ग है वंदे मातरम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर, क्योंकि लोगों को एनकरेज करता है ये। ठीक है, किसके लिए, और आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। इट मोटिवेट्स द रिवोल्यूशनरीज एंड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द पीपल एंड द नेशन। तो नेशन और लोगों के बीच में एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग written by बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड द सॉन्ग बिकम्स अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी और पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति का क्या बन गया, एक सिंबल बन गया ये सॉन्ग, जो कि आज भी गाया जाता है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। तो रिवोल्यूशन इन आनंद मठ टीच दैट पीपल मस्ट रेजिस्ट इनजस्टिस एंड फॉरेन डोमिनेशन। जो कि ब्रिटिश यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे, फॉरेन डोमिनेशन और जो इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है उसको मस्ट क्या करो, रेजिस्ट करो, उसका विरोध करो, जो कि हमें आनंद मठ में दिखाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द करेज एंड सेक्रीफाइस ऑफ द सन्यासीज एनकरेज रीडर्स टू वैल्यू फ्रीडम एंड नेशनल प्राइड। तो जो ये नोवेल जब हम पढ़ते हैं तो क्या करता है भाई, हमको ये जो सन्यासी इनके कर्ज और सेक्रीफाइस को दिखाता है, हमको एनकरेज करता है कि भाई हम वैल्यू करें आजादी की और नेशनल प्राइड की, जो हम जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाउ डज आजादी एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ द इंडिया ऑन ह्यूमन साइकी। मतलब जो ह्यूमन है उनके माइंड पर क्या प्रभाव पड़ा इस नोवेल पार्टीशन का, जो कि आजादी में हमको दिखाया गया। तो फटाफट करेंगे कि आजादी के बारे में हम दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आजादी जो है इस टाइम पे लिखी गई है, जो कि चमन नहल जी ने लिखी है, बता चुका हूँ। ये दिखाता है कि हमें भाई जो पार्टीशन है कैसे अफेक्ट करा ह्यूमन के माइंड को और इमोशंस को, ना कि बस एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो बन गई, ठीक है, लेकिन ह्यूमन लोगों के माइंड पर काफी प्रभाव पड़ा है। आगे सुनो, ये नोवेल हमको ये भी दिखाते हैं भाई फियर, कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी कैसे लोगों ने फेस करी, क्योंकि आम लोग थे उन्होंने फेस करी है। अचानक से जो वायलेंस हुआ, दंगे होने लग गए, जो लोग मरने लग गए, इससे कांस्टेंट मेंटल टेंशन जो लोगों के मन में वो क्रिएट होने लग गई। समझ रहे हो भाई, कि अगला नंबर का मेरा तो नहीं है, मुझे तो कुछ तो नहीं हो जाएगा, मेरी फैमिली को कुछ तो नहीं हो जाएगा, ये वाली बात। एंड पीपल लिव इन फियर ऑफ लूजिंग देयर लाइव्स, फैमिलीज एंड होम्स। मेरा घर तो नहीं छूट जाएगा, है ना भाई। अपनी जान खोने के चक्कर में, अपनी फैमिली को खोने के चक्कर में लोगों के मन में टेंशन क्रिएट होने लग गई, लोगों के मन में फियर था इस चीज को लेकर। ठीक है, जो उसका पीस ऑफ माइंड था बिल्कुल अफेक्ट हो गया था। और आजादी हमें ये भी दिखाती है पेन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कैसे लोगों को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ रहा था। और फैमिलीज आर फोर्स टू लीव देयर एंसेस्ट्रल होम्स। तो लोगों के पूर्वजों के घर थे वो कैसे उनको छोड़ने के लिए मजबूर करा जा रहा था, है ना, और ना छोड़े तो उनको जान से मार दिया जा रहा था। और कैसे उनको माइग्रेट करना पड़ रहा था ऐसे जगह पे जहाँ वो जानते भी नहीं है, मतलब आगे वो कहाँ जाएंगे। जैसे पाकिस्तान वाली साइड पे जो रह रहे थे वो इंडिया वाली साइड पे जा रहे हैं, जो कि उनके लिए तो अनोन है। समझ रहे हो आप, और जो इंडिया वाली साइड से पाकिस्तान वाली साइड जा रहे थे उनके लिए वो जगह अनोन है, ये ध्यान रखना है। और दिस कोज इमोशनल शॉक, सैडनेस एंड फीलिंग ऑफ अ रूटलेसनेस। ठीक है भाई, तो इससे लोगों को शौक होने लग गया भाई, सैडनेस फैली, और एक तरह से भाई ऐसा लगा कि भाई हम कहाँ हैं, हमारा तो कुछ रूट ही नहीं है। रूटलेसनेस लोगों को ऐसा फील होने लग गया। और जो करेक्टर्स सफर फ्रॉम लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। तो जो करेक्टर्स का यूज करा गया है, तो वो कैसे अपने आइडेंटिटी को खो चुके हैं, और जो बिलोंगिंग है, जो उनका सामान वगैरह था, वो सब भाई क्या हो गया है, वो खो चुका है, अब उनके पास नहीं है, वो सफर कर रहे हैं इस चीज से। ठीक है,
और जो नॉवल है हाईलाइट करती है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड ग्रीफ, कैसे लोगों को भाई दुख हो रहा था, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लोग फेस कर रहे थे, ये हमें दिखाया गया है। और जो बहुत सारे करेक्टर्स हैं जिन्होंने डेथ फेस करी है, ब्रुचुअलिटी फेस करी है, बेट्रियल फेस करी है, विच लीव्स परमानेंट स्कार्स ऑफ देयर माइंड, जो उनके माइंड में एक परमानेंट छाप छोड़ दी है, ठीक है, स्कार्स छोड़ दी है। तो इससे मैं बता चुका हूँ डेथ कैसे हुई, किसकी वजह से, मधु की डेथ हो गई थी, है ना, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, कैसे लोगों ने दंगे में अपनी जान गंवाई, कैसे लोगों को ऑपरेशन सहना पड़ा, और वो लाला काशीराम था, उसको कैसे बेट्रियल सहना पड़ा, वो कितना समृद्ध आदमी था जो उन्होंने मेहनत करके कमाया था, जब वो इंडिया आया कुछ काम नहीं था उसके पास, ठीक है, दिल्ली में आकर रहने लग गया था वो, तो उन्हें वापिस अपना सालों साल मेहनत करके दिल्ली में अपनी क्या कर सकते हो लाइवलीहुड या जीविका चलाना उसने स्टार्ट करी। अब जब नोवेल पढ़ो तो वो समझ आएगा। और द लॉस ऑफ लव्ड वंस क्रिएट्स फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, एंगर एंड डिसपेयर, जो अपने खुद के अपने पर्सनल लोगों को खो देते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इससे क्या एक हेल्पलेसनेस फील होता है, भाई कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, बहुत गुस्सा आता है, और एक डिसपेयर सा में फील होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे चलो, और एट द सेम टाइम आजादी हम ये भी दिखाते हुए कैसे लोगों ने एडजस्ट करने में स्ट्रगल करा है, क्योंकि भाई आप किसी दूसरे कल्चर से, आप दूसरे कल्चर में रहना चाह रहे हो तो आप एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। एंड इसके बावजूद भी जो है लोगों ने रहे, और क्या करेंगे भाई, उनकी सफरिंग जो थी भाई, पहले वो कहाँ से थे अब कहाँ से आ रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो लोगों को भाई ये भी दिखाता है ये नॉवल की, स्ट्रगल करा एडजस्ट होने के लिए और सर्वाइव डिस्पाइट देयर सफरिंग, समझ रहे, सफर करते हुए भी उन्होंने क्या करा, एडजस्ट करने की कोशिश करी। और हमें दिखाता है आजादी ये भी कि ह्यूमन रेजिलेंस, होप एंड द डिजायर टू रीबिल्ड द आफ्टर ट्रॉमा, जो ट्रॉमा हमें देखने को मिला है ना, लोगों को देखने को मिला, इसके बावजूद भी उनके अंदर क्या रेजिलेंस है, वो डटे हुए हैं, उनके अंदर होप है, और उनके अंदर इच्छा है कि अपनी लाइफ को फिर से क्या करेंगे, रिबिल्ड करेंगे। तो आजादी यहाँ पर जो है हमको पावरफुली क्या एक्सप्लोर कर दिखाती है, डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पड़ता है किस पर, लोगों पर, किसका पड़ा, पार्टीशन का इमोशनल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, किस पर, ह्यूमन साइकी पर, एंड शोइंग हाउ फ्रीडम केम विद इमेंस ह्यूमन सफरिंग, जो पार्टीशन आया, जो आजादी हमको मिली, है ना, ये कैसे आया, इमेंस ह्यूमन सफरिंग से, कि बहुत लोगों ने सफर करा, समझ रहे हो आप, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फिक्शन ऑन द रीडर, ये जो फिक्शन है इसका रीडर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, जो फिक्शन है ना उसका बहुत स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग इम्पैक्ट है रीडर्स के ऊपर, तो कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये एंटरटेन करती है रीडर्स को बाय टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड हेल्पिंग देम एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ डेली लाइफ। और कोई स्ट्रेस में है तो वो पढ़ लेगा तो उसको क्या हो जाएगा, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, है, स्ट्रेस से वो बच जाएगा, थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा वो। और बहुत सारी रियलिटीज भी हमको जो है इससे पता चलती है, जिससे हम जान पाते हैं कि उस टाइम पे ऐसा भी होता था, हमें नॉवल से पता चलती है। तो थ्रू इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी फिक्शन प्रोवाइड्स एंजॉयमेंट एंड रिलैक्सेशन, तो भाई इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी की वजह से क्या होता है, जो फिक्शन में प्रोवाइड करता है एंजॉयमेंट और रिलैक्सेशन, समझ रहे हो आप। एंड फिक्शन ऑल्सो हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी, तो इन तीनों को समझने में भी नॉवल हमें काफी मदद करता है, ठीक है। और by reading about different characters and situations, readers also develop empathy and learn to see life from different points of view, तो लोग जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ को देखना सीख जाते हैं, एक एम्पैथी मतलब दूसरों के लिए फीलिंग डेवलप करना सीख जाते हैं नॉवल पढ़ते पढ़ते। और इट ब्रॉडेंस देयर थिंकिंग एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, तो लोगों की जो है इमोशनल थिंकिंग और भी बड़ी हो जाती है, ब्रॉडन हो जाती है, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा उनकी हो जाती है, समझ रहे हो आप, ये सब नॉवल का इम्पैक्ट होता है। और मैनी वर्क्स ऑफ फिक्शन टीच मोरल वैल्यूज एंड लाइफ लेसन, तो बहुत सारे वर्क्स है नोवेल के जो कि हमें क्या सिखाते हैं, मोरल वैल्यू सिखाते हैं और लाइफ लेसन सिखाए जाते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो सीख जाते हैं। और रीडर्स को भाई जब हम नोवेल पढ़ते हैं ना तो रीडर की एक थिंकिंग बढ़ जाती है किस चीज को लेकर, क्या सही है क्या गलत है, क्या जस्टिस है क्या इनजस्टिस है, लव वगैरह के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं। और फिक्शन कैन ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू, तो इन तीनों के बारे में भी क्या बनाते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ाती है, जो कि हम जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं आपको पता चल गया होगा कि हाँ भाई ऐसा तो होता है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ती है सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इशू को लेकर। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो फिक्शन है ये केवल एंटरटेन नहीं करती है बल्कि एजुकेट भी करती है, हमारे थॉट को शेप करती है, हमारी फीलिंग को शेप करती है, मतलब फीलिंग हमारे अंदर बढ़ाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स बढ़ाती है, एंड एटीट्यूड्स ऑफ रीडर्स
मेकिंग इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम लिटरेचर, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, ध्यान रखना है। और एटीट्यूड ऑफ रीडर्स को क्या करती है, शेप करती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ आया आपको, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपको जो वीडियो है फिनिश हो जाती है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। कुछ ही पर्सनल क्वेरी है तो आप मैसेज करना, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।